भारत की नदियाँ, ये शब्द सुनते ही मन में क्या आता है? शायद पवित्र घाट, बड़े बड़े बांध या फिर खेतों को सींचती नहरें। पर आज हम इन सब से कहीं ज्यादा गहरी बात करने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो इन नदियों को सिर्फ भूगोल का हिस्सा नहीं बल्कि मतलब एक जीता जागता किरदार बताते हैं। बिल्कुल। हर नदी की अपनी एक कहानी है, अपना एक व्यक्तित्व। और आज हम भारत की इन नदियों के दो सबसे बड़े परिवारों से मिलेंगे। एक परिवार जो हिमालय की ऊंचाइयों से उतरता है, जोशीला युवा और हमेशा कुछ नया करने वाला, और दूसरा जो प्रायद्वीप के पठारों पर सदियों से बह रहा है, शांत, स्थिर और कह सकते हैं अनुभवी। तो आज का हमारा मिशन है इन दोनों परिवारों के चरित्र को समझना। हम देखेंगे कि ये नदियाँ कहाँ से पैदा होती हैं, कैसे अपना रास्ता बनाती हैं, और क्यों कुछ नदियाँ शांत बहती हैं तो कुछ हमेशा तूफान मचाने को तैयार रहती हैं। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। तो वे सबसे पहले इन दोनों परिवारों यानी हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच का जो बुनियादी फर्क है उससे समझते हैं। आपने कहा एक युवा है और एक अनुभवी। इस एनालॉजी को थोड़ा और खोलते हैं। जरूर। इसे ऐसे समझिए कि हिमालयी नदियां उस युवा की तरह हैं जिसके पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं। ये बारहमासी हैं, मतलब पेरेनियल। बारहमासी। हाँ, इन्हें साल भर दो स्रोतों से ताकत मिलती है। एक तो गर्मियों में ग्लेशियर के पिघलने से और दूसरा मानसून में बारिश से। तो इनकी ऊर्जा कभी कम नहीं होती। अच्छा, मतलब इनका एनर्जी ड्रिंक हमेशा तैयार रहता है। और प्रायद्वीपीय नदियाँ वो अनुभवी क्यों हैं? क्योंकि वो पूरी तरह से मानसून की बारिश पर निर्भर हैं। वो मौसमी है, सीजनल। जब बारिश होती है तो वो पूरे वेग से बहती हैं, लेकिन गर्मियों में उनका प्रवाह काफी कम हो जाता है। वो जानती हैं कि ऊर्जा को बचाकर कैसे इस्तेमाल करना है। ये तो बहुत दिलचस्प तुलना है। और इनके रास्तों के बारे में क्या? युवा नदियां तो अक्सर उबड़-खाबड़ रास्ते चुनती है ना? एकदम सही पकड़ा आपने। हिमालयी नदियां अपनी युवावस्था में हैं, यूथफुल स्टेज में। वो पहाड़ों से बहुत तेजी से नीचे उतरती हैं, इसलिए वो सब कुछ काट छांटती चलती हैं। और इसी वजह से वो गहरी वी आकार की घाटियां और विशाल गॉर्ज बनाती हैं, जैसे कोई युवा मूर्तिकार हो जो पहाड़ को तराश रहा हो। और प्रायद्वीपीय नदियां वो एक तय रास्ते पर चलती होंगी, जैसे कोई अनुभवी राहगीर। बिल्कुल, वो अपनी प्रौढ़ावस्था यानी मैच्योर स्टेज में है। वो एक स्थिर और संतुलित ढलान पर बहती हैं, इसलिए उनकी घाटियां ज्यादा गहरी नहीं बल्कि उछली और चौड़ी होती हैं। उनका रास्ता तय है, उनमें कोई बेचैनी नहीं है। एक आखिरी सवाल इस बारे में। जब ये नदियां समुद्र से मिलने जाती हैं, तब इनके बर्ताव में क्या फर्क होता है? बहुत बड़ा फर्क। हिमालय की जो युवा नदियां हैं जब मैदानी इलाकों में पहुंचती हैं तो उनकी ऊर्जा थोड़ी शांत होती है और वो बल खाकर चलने लगती हैं, जिसे हम मियांडर्स कहते हैं, और अपने साथ लाई हुई सारी मिट्टी को समुद्र के मुहाने पर जमा कर देती हैं, जिससे दुनिया के कुछ सबसे बड़े डेल्टा बनते हैं। ये उनकी मेहनत का नतीजा एक तरह से। और प्रायद्वीप की नदियां? वो सीधी सपाट चलती हैं, उनका रास्ता तय है। ज्यादातर नदियां या तो छोटे डेल्टा बनाती हैं या फिर कुछ तो डेल्टा बनाती ही नहीं। बनाती ही नहीं। जी, वो सीधे ज्वारनदमुख यानी एस्चुरी बनाती हैं, जहां नदी का मीठा पानी बिना किसी रुकावट के सीधे समुद्र के खारे पानी में घुल मिल जाता है। कोई दिखावा नहीं, बस एक शांत विलय। ठीक है, तो ये तो हो गई इन दो परिवारों की पहचान। अब इस जोशीले हिमालयी परिवार के सबसे बड़े और सबसे मशहूर सदस्यों से मिलते हैं। शुरुआत उस नदी से करते हैं जिसका नाम हमारे देश से जुड़ा है, सिंधु। सिंधु यानी इंडस। इसका उद्गम बहुत शाही है। यह तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। बोखरचू ग्लेशियर? जी। और जानते हैं वहां इसे क्या कहते हैं? सिंगी खम्बन, यानी शेर का मुंह। शेर का मुंह, वाह! नाम से ही इसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है। और इसकी कुल लंबाई तो हमारे स्रोतों के मुताबिक लगभग 3180 किलोमीटर है। ये तो बहुत लंबा सफर है। हाँ, और भारत में इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी चनाब है। लेकिन जो बात इसे खास बनाती है वो है पंचनद। पंचनद यानी पंजाब की 5 नदियां। बिल्कुल। झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये पांचों बहनें पहले आपस में मिलती हैं और फिर एक होकर सिंधु में समा जाती हैं। ये एक तरह का महान संगम है। ये इतनी सीधी नहीं है। क्या ये सच है? ये सबसे आम और सबसे दिलचस्प गलतफहमी है। गंगा गंगा बन के पैदा नहीं होती, उसे बनाया जाता है। असल में गोमुख ग्लेशियर से जो धारा निकलती है उसका नाम है भागीरथी। अच्छा, तो फिर अलकनंदा कौन है? मैंने ये नाम भी सुना है। अलकनंदा इसकी दूसरी मुख्य धारा है, जो बद्रीनाथ के पास सतोपंत ग्लेशियर से निकलती है। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है।
पंचप्रयाग की। पंचप्रयाग। जी, रास्ते में 5 पवित्र जगहों पर अलग अलग नदियां अलकनंदा से मिलती हैं। 5 अलग-अलग संगम। ये तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा है। है ही। सबसे पहले विष्णु प्रयाग में धौलीगंगा अलकनंदा से मिलती है। फिर नंद प्रयाग में नंदागिनी और कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी। चौथा संगम रुद्र प्रयाग में होता है, जहां केदारनाथ से आने वाली मंदाकिनी अलकनंदा में मिलती है। पर अलकनंदा अब भी अलकनंदा ही है। तो फिर वो गंगा कब बनती है? आखिर में देवप्रयाग में जब भागीरथी और अलकनंदा का महासंगम होता है, तब जाके ये संयुक्त धारा गंगा कहलाती है। तो गंगा किसी एक स्रोत का नहीं, बल्कि कई नदियों के पवित्र मिलन का नतीजा है। ये तो सचमुच अद्भुत है। और यहाँ से ये 2525 किलोमीटर्स के साथ भारत की सबसे लंबी नदी बनकर बहती है। यमुना इसकी सबसे लंबी सहेली है, पर कोसी जैसी नदियां भी हैं जिन्हें बिहार का शोक कहते हैं। कह सकते हैं कोसी अपने रास्ते बदलने के लिए कुख्यात है, जिससे भयंकर बाढ़ आती है। और जब गंगा अपना सफर पूरा करके बांग्लादेश पहुंचती है, तो वहां उसे एक नया नाम मिलता है, पद्मा। एक नदी के कितने रूप हैं। और नामों की बात करें तो ब्रह्मपुत्र का तो कोई जवाब ही नहीं। ये तो एक ही सफर में कई पहचान बदल लेती है। ये तो किसी अंतर्राष्ट्रीय जासूस जैसी नदी हो गई। आपकी ये तुलना एकदम सटीक है। इसकी यात्रा दुनिया की सबसे दिलचस्प यात्राओं में से एक है। ये निकलती है तिब्बत के छेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, जहां इसका नाम है युरलुंग सांगपो। युरलुंग सांगपो, जिसका मतलब होता है शोधक या प्योरीफायर। और भारत में घुसते ही ये अपनी पहचान बदल लेती है। हाँ, नामचा बरवा पर्वत के पास एक गहरा तीखा मोड़ लेकर ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और इसका कोड नेम हो जाता है दिहांग। जासूस दिहांग। फिर आगे क्या होता है? जब ये असम के मैदानी इलाकों में पहुंचती है, तो दिबांग और लोहित जैसी दूसरी नदियां इसमें मिलती हैं, और इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तब इसे इसका सबसे प्रसिद्ध नाम मिलता है, ब्रह्मपुत्र। और असम में ही ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली भी बनाती है। जी हाँ, अपनी ताकत से। और इसका सफर यहीं खत्म नहीं होता। इसका आखिरी नाम? जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसका नाम फिर बदल जाता है, और ये जमुना बन जाती है। और अंत में ये जमुना वहां पद्मा यानी गंगा से मिल जाती है। एक नदी, 3 देश और 4 बड़े नाम। हिमालय की इन नदियों का अंदाज ही शाही है। लेकिन अगर हम भारत के दिल की तरफ बढ़े, प्रायद्वीप की ओर, तो वहां हमें एक बिल्कुल अलग कहानी मिलती है। चलिए अब इन शांत पहरेरियों से मिलते हैं। हाँ, और यहाँ की नदियों को हम मोटे तौर पर 2 टीमों में बांट सकते हैं। एक टीम जो पूरब की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में जाती है, और दूसरी जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में। पहले पूरब वाली टीम की बात करते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम तो गोदावरी का है। उसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, पर क्यों? उसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा उसके विशाल आकार और सांस्कृतिक महत्व के कारण कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी वही है, 1465 किलोमीटर। जैसे उत्तर भारत में गंगा का स्थान है, वैसा ही दक्षिण में गोदावरी का है। और इस टीम की दूसरी सबसे बड़ी खिलाड़ी कृष्णा नदी है। जी, कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर लंबी है और महाबलेश्वर से निकलती है। फिर महानदी है, जिस पर बना हीराकुंड बांध दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। और कावेरी, मैंने सुना है उसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। गोदावरी दक्षिण गंगा है और कावेरी दक्षिण भारत की गंगा। इसमें क्या फर्क है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, गोदावरी को दक्षिण गंगा उसके आकार की वजह से कहते हैं, उसकी लंबाई की वजह से। लेकिन कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा उसकी पवित्रता और उसके साल भर बहने वाले गुण के कारण कहते हैं। अच्छा। वो मॉनसून के दोनों मौसमों से पानी लेती है, इसलिए लगभग 12 मासी जैसी है। और इसी पर प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात भी है। ये तो हुई पूरब की ओर बहने वाली नदियां। अब पश्चिम की ओर बहने वाली टीम की बात करते हैं। यहाँ एक बात मुझे हमेशा अजीब लगती है। भारत का ढलान पूरब की ओर है, तो फिर नर्मदा और तापी जैसी नदियां ट्रैफिक के खिलाफ क्यों जा रही हैं? क्योंकि उन्होंने अपना अलग रास्ता बना लिया है। ये नदियां ब्रंच घाटियों यानी रिफ्ट वैलीज से होकर बहती हैं। ब्रांच घाटियां? जी, ये घाटियां लाखों साल पहले जमीन के एक हिस्से के धंसने से बनी थीं, जिससे पश्चिम की ओर एक ढलान बन गई। तो ये नदियां पठार की सामान्य ढलान के विरुद्ध इन गहरी दरारों में बहती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का नेचुरल एक्सप्रेस वे है जो पश्चिम की ओर जाता है, और शायद इसी वजह से ये डेल्टा नहीं बनाती। बिल्कुल सही। ये ढलान बहुत तीव्र है और ये नदियां बहुत तेजी से बहती हैं, इसलिए इन्हें अपने साथ लाई मिट्टी को जमा करने का मौका ही नहीं मिलता। वो सीधे समुद्र में छलांग लगा देती हैं और एस्चुरी बनाती हैं।
इनमें नर्मदा का नाम सबसे पहले आता है। हाँ, नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच बनी भ्रंश घाटी में बहती है। जबलपुर के पास जब ये संगमरमर की चट्टानों के बीच से गुजरती है तो एक शानदार जलप्रपात बनाती है, धुआंधार। और तापी को नर्मदा की जुड़वां क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नर्मदा के समानांतर ही एक दूसरी भ्रंश घाटी में बहती हैं। दोनों का चरित्र और रास्ता काफी मिलता जुलता है, इसीलिए उन्हें जुड़वा कहा जाता है। कुछ नदियों के पास तो और भी कमाल की कहानियां हैं। हमारे स्रोतों में एक जिक्र है माही नदी का, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये कैसे मुमकिन है? ये प्रकृति का एक अजूबा है। माही नदी इतनी घुमावदार है कि वो पहले उत्तर की ओर जाकर रेखा को काटती है, फिर घूमकर दक्षिण पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और उसी रेखा को दोबारा काटती है। अविश्वसनीय। और एक लूनी नदी की भी कहानी है जो अपना सफर ही पूरा नहीं कर पाती। जी हाँ, लूनी को गायब होने वाली नदी कह सकते हैं। वो अरावली की पहाड़ियों से निकलती तो बड़े जोर शोर से है, लेकिन समुद्र तक कभी नहीं पहुंच पाती। वो गुजरात के कच्छ के रण के रेगिस्तान में ही विलीन हो जाती है। इसे अंतर्देशीय अपवाह कहते हैं। ये नदियां जिस तरह से बहती हैं, उससे जमीन पर अलग अलग तरह के डिजाइन या पैटर्न भी तो बनते होंगे। बिल्कुल, इन्हें हम अपवाह प्रतिरूप या ड्रेनेज पैटर्न्स कहते हैं। सबसे आम डिजाइन है ध्रुमाकृतिक, जो बिल्कुल पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है। मुख्य नदी तना है और सहायक नदियां शाखाएं। ये गंगा के मैदानों जैसी समतल जगह पर बनता है। और दूसरे डिजाइन? एक है अरीय यानी रेडियल पैटर्न। इसमें नदियां एक ऊंची पहाड़ी से निकलकर चारों दिशाओं में बहती हैं, जैसे अमरकंटक से नर्मदा पश्चिम में और सोन पूरब में बहती है। और इसका उल्टा भी होता होगा, जहां सब नदियां एक जगह आकर मिलती हों? हाँ, उसे अभिकेंद्रीय या सेंट्रीपिटल पैटर्न कहते हैं। इसमें सारी नदियां अलग अलग दिशाओं से आकर एक झील या गड्ढे में मिल जाती हैं, जैसे मणिपुर की लोकतक झील में। तो आज हमने देखा कि भारत की नदियां सिर्फ पानी के रास्ते नहीं हैं। हर नदी की अपनी शख्सियत है, अपनी कहानी है। हिमालय की युवा नदियां हैं जो ताकतवर हैं और अपने पीछे बड़े बड़े डेल्टा जैसे विरासत छोड़ जाती हैं। और वहीं प्रायद्वीप की परिपक्व नदियां हैं जो शांत हैं, एक तय रास्ते पर चलती हैं। नर्मदा और तापी जैसी कुछ नदियां तो पश्चिम की ओर तेजी से बहकर सीधे समुद्र में विलीन हो जाती हैं। हमने कुछ कमाल के तथ्य भी जाने। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की, और गंगा ब्रह्मपुत्रा मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती हैं। सही कहा, ये नदियां भारत की धमनियों की तरह हैं, जो जीवन को एक कोने से दूसरे कोने तक ले जाती हैं। हमारे स्रोत हमें नदियों की भौगोलिक यात्रा के बारे में तो बताते हैं, लेकिन जब हम भविष्य की सोचते हैं तो एक सवाल मन में जरूर उठता है। और वो सवाल सीधा जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। हमने बात की कि हिमालय की नदियां बारहमासी हैं क्योंकि वो ग्लेशियरों पर निर्भर हैं। और प्रायद्वीप की नदियां मौसमी हैं क्योंकि वो बारिश पर। जी, और जलवायु परिवर्तन इन दोनों ही जीवन स्रोतों को, ग्लेशियर और बारिश के पैटर्न को तेजी से बदल रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में इन नदियों का क्या होगा? क्या हिमालय की युवा नदियां अपनी ताकत खो देंगी, और क्या प्रायद्वीप की अनुभवी नदियां और भी ज्यादा मौसमी और अनिश्चित हो जाएंगी? इन किरदारों की कहानी का अगला अध्याय क्या होगा, ये सवाल हमारे लिए बहुत अहम है।